ठीक है, ठीक। ऑडियो चेक चेक। ऑडियो चेक। हाँ हाँ ओके। ठीक है, ऑडियो चेक करवा रहा हूँ। बाय। ऑडियो चेक चेक। प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करने वालों पर अब होगी कड़ी कार्रवाई। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत होगी कार्रवाई। क्वारंटाइन किए गए लोगों को छिपाना पड़ेगा महंगा। कोरोना वायरस को लेकर 21 दिन के लॉकडाउन से सामने आई दो तस्वीर। राशन कार्ड न होने की वजह से लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। गरीब असहाय लोगों को लगातार हो रहा राशन वितरण। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में सरकार के आदेशों को ठेकेदारों ने दिखाया ठेंगा। सैकड़ों भूखे प्यासे मजदूर पहुंचे थाने। ठेकेदारों पर जबरन काम कराने का लगाया आरोप। पुलिस स्टेशन में लोगों का खिलाया खाना। और काशीपुर में टेम्पो से रेता ले जा रहे टेम्पो का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद खनन माफियाओं ने लाठी डंडों से महिला ग्राम प्रधान के घर पर किया हमला। ग्राम प्रधान सहित परिजन हुए घायल। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति के संबंध में आज अपने सीएम आवास पर बैठक बुलाई। इस बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खुलने की स्थिति में भीड़ को रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली जाए। कोरोना वायरस से बचाव कार्यों में जो लोग सहयोग नहीं करते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग सरकार का साथ दें। इसके लिए सभी धर्म गुरुओं और समाज के प्रबुद्ध जनों का सहयोग लिया जाए। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी, सचिव अमित नेगी, नीतीश झा और एडीजे वी विनय कुमार उपस्थित रहे। और सीएम ने ये अधिकारियों के साथ बैठक ली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस मौके पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा गया। मंत्रियों को और साथ ही जितने भी अधिकारी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, सभी को दूरी बनाकर बिठाया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, इस बैठक से क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया है? बिल्कुल सही बात है आदेश। आज यहाँ मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अपने आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करी। उन्होंने ये देखा कि अगर 14 तारीख के बाद यहाँ पर अगर लॉकडाउन खुलता है प्रदेश में, जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई अगर खुलता है तो किस प्रकार से इसको यहाँ किया जाए, सोशल डिस्टेंस को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और जितनी भी किस प्रकार से इसको तय किया जाएगा, इसको लेकर आज वरिष्ठ अधिकारियों से उन्होंने बैठक की। और साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को ये भी आदेश दिया कि इसका आगे प्लान बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर 30 तारीख से लगभग 27 तारीख से यह जो चारों धाम की यात्रा शुरू हो जाती है, तो ये भी लग रहा है कि आप पता है 14 अप्रैल के बाद वो स्टेट में कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुल सकता है। अगर वो लॉकडाउन खुले तो उसकी व्यवस्थाएं कैसी की जाएंगी कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम ना आए, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक दी और भविष्य का प्लान बनाने के लिए उन्होंने उनसे कहा। साथ ही कमल जी, लॉकडाउन अगर खुलता है तो किस तरीके से भीड़ को रोका जाए और लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए? क्योंकि अगर लॉकडाउन भी खुल जाता है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना पूरी तरीके से चला गया है या फिर हम उससे पूरी तरीके से बचाव करने में सक्षम हैं। तो उसके बाद भी अगर लॉकडाउन खुलता है तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखना होगा।
बिल्कुल सही बात है आदर्श। यही लोग हम अभी जब ये खबर आई तो उसके बाद हम लोग आपस में ही चर्चा कर रहे थे कि अगर ये जब खुलेगा तो उसके बाद सोशल डिस्टेंस और कहीं चीजों का लेकर कैसे चलाए, क्योंकि अभी कोरोना को लेकर कोई असर कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गए या कुछ है, अभी भी स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर इस स्टेट में लॉकडाउन खुलता है तो राज्य सरकार उसके लिए कैसे करेगी, कैसे नियम कानून करेगी। साथ ही ये भी करिए कि सोशल डिस्टेंस और अन्य चीजों को लेकर यहाँ कड़ाई से पालन किया जाएगा और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब यही समझना होगा अगर यहाँ लॉकडाउन खुलता है तो राज्य सरकार किस स्थिति में किस प्रकार से ऐसा चलाती है कि जो सब व्यवस्था ठीक ठाक रहे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी राज्य सरकार के लिए। वही अब ये देखना है कि राज्य सरकार इस चुनौती को किस तरह से निभाती है। बिल्कुल सही बात है कि कमल जी देखना होगा कि आखिर किस तरीके से अपनी जो चुनौती सामने खड़ी हुई है 14 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन खुलता है तो उससे राज्य सरकार कैसे निपटेगी। लेकिन इस बीच कमल जी जो हम देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड से खासतौर पर अफवाह भी इस दौर पर फैलाई जा रही है। लगातार लॉकडाउन के बीच अलग अलग अफवाह वहां पर सोशल मीडिया के जरिए या फिर लोगों से आपस में फैलाई जा रही है, तो इसको लेकर भी क्या कोई कड़ा कदम उठाया गया है? बिल्कुल सही बात है। बार बार मुख्यमंत्री और अनधिकारी गण जितने भी हैं वरिष्ठ अधिकारी वो लगातार इस बात को बोलते रहते हैं कि अफवाहों का बड़ा बाजार है, बिल्कुल भी ध्यान न दें। जो सरकारी सूचनाएं हैं चाहे वो अखबार के माध्यम से आ रही है चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से आ रही है, आप उसी पे ध्यान दें, आप किसी अन्य अफवाहों पे ना जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो कमजोर तबका होता है, गरीब लोग होते हैं, जो बस्तियों के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इन अफवाहों के बीच में आ जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है कई तरह की अफवाहें यहाँ फैली हैं जिससे बड़ा पुलिस को संभालने में बड़ी परेशानी हुई है। और ये अफवाहों का मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बार बार सरकार कहती है कि जो अफवाहों का किया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर इतना सरकार कर नहीं पा रही। पर सरकार को अगर इन अफवाहों को रोकना है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो ये फेसबुक में व्हाट्सएप में जो सोशल मीडिया के नाम से जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं। साथ ही कहीं ना कहीं हम कमल जी ये भी देख रहे हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध भी कुछ लोग करते नजर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लगाने की सरकार उत्तराखंड सरकार तैयारी कर रही है। तो इस एक्ट के जरिए क्या कुछ होगा, किस तरीके की कार्रवाई इस एक्ट के जरिए होगी उन पर? बिल्कुल सही बात है। कल जब मुख्यमंत्री ने शाम को फिर ये बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। उसमें जैसे अभी आपको देखा होगा कि अभी जो पीछे जो यहाँ झगड़े फसाद हुए थे कुछ हुए थे तो उत्तर प्रदेश ने कुछ यहाँ पर जिसपे हुए थे जिन्होंने संपत्ति नुकसान पहुंचाया था जिसने किया था उससे कहीं गनों वसूला गया था। वहीं सीएम ने भी यही बात कही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने भी यही कहा कि अगर ऐसा हुआ या सरकारी संपत्ति को कहीं नुकसान हो या इस प्रकार की कहीं घटना आदि अगर ऐसा हुआ तो उस आदमी से जिसके पास ये पाया जाएगा दोषी उससे 4 गुना उस संपत्ति का जो नुकसान हुआ उससे 4 गुना उसे वसूला जाएगा। इसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है। चलिए ये तो तैयारियों की बात हो गई कमल जी, लेकिन कोरोना को लेकर फिलहाल राज्य से क्या अपडेट मिल रहा है? कितने केसेस अभी तक निकलकर सामने आए हैं? कितने संदिग्धों को क्वारंटाइन किया गया है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर लगभग 7 से 8 हजार लोग क्वारंटाइन रखे हैं, लेकिन कल यहाँ एक अच्छी खबर नहीं राज्य के लिए। यहाँ पर लगभग कल 6 केस जो सारे लगभग जो वहाँ दिल्ली से जो लोग आए थे उसमें से लगभग 6 लोगों के कल यहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं, जो यहाँ संख्या बढ़कर 16 हो गई है। कल ये जो संख्या हुई है इससे बड़ा एक तरह से कहा जाता है कि एक थोड़ा दहशत भी बढ़ी है राज्य स्टेट में इसको भी लेके कि एकदम बिल्कुल नहीं थे और ये धीरे धीरे केस बढ़े हैं। भले ही कुछ केस ऐसे भी हैं जो शुरुआत के जो अभी तक ठीक नजर आते आ रहे हैं वो भी चल रहा है, लेकिन जो कल 6 केस बढ़े हैं इसको लेकर भी एक थोड़ा सा जो आम जनमानस है उसमें एक थोड़ा सा एक भय व्याप्त हुआ है कि एकदम ऐसा जो नहीं हो रहा था और एकदम 6 केस बढ़े जिसको लेकर भी थोड़ा थोड़ा जो यहाँ की आम जनता है उसको थोड़ा सा एहसास हुआ है कि ये नहीं अभी नहीं रुक रहा है, ये कहीं ना कहीं ये अभी मामला जो हम सोच रहे थे कि उत्तराखंड में इतना नहीं होगा, लेकिन कल 6 केस बढ़ने से थोड़ा सा एक आम जनता में एक तनाव सा उत्पन्न हुआ है। 2 सवाल और कमल जी, एक तो ये जमातियों को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्या उनके तेजी से टीम गठित करके उन्हें हिरासत में ले जाने की बात कही जा रही है, और साथ ही एक ये कि लॉकडाउन को लेकर फिलहाल क्या स्थिति उत्तराखंड में दिख रही है, क्या लॉकडाउन का पालन हो रहा है, क्या राशन जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम राशन कार्ड धारकों को और साथ ही बाकी लोगों को भी राशन मुहैया करा रहे हैं, क्या सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नजर आ रही हैं राज्य में? हाँ, इसको लेकर आदत तरह तरह की यहाँ पर अलग अलग स्टेट से अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। मैं आपको बता रहा कहीं जगह लोगों को राशन मिल रहा है, कहीं जगह लोगों को राशन अभी तक नहीं मिल पा रहा। पर मैं एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं यहाँ पर जो पूरा राज्य में लगभग सभी जिलों में
वो कहीं ना कहीं जो धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, वो कहीं ना कहीं गरीब जनता को राशन बांट रही हैं और उनके पैकेट बना के खिला रही है। एक बहुत बड़ी यहाँ की उपलब्धि है कि सभी लोग जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं काफी आगे आ गई हैं और जो अच्छे लोग हैं वो काफी आके समाज में एक सेवा कर रहे हैं। बात रही लॉकडाउन को लेकर, यहाँ पर सुबह 7 बजे से 1 बजे तक की छूट दी गई है और उसके बाद लॉकडाउन बंद कर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम जब यहाँ से निकलते हैं तो बैरिकेडिंग पुलिस वाले होते हैं, उनका भी यही कहीं ना कहीं कहना होता है कि कुछ पास थोड़े ज्यादा जारी हो रहे हैं, जिससे हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। उनका भी यही कहना है कि पास सिर्फ उन्हीं लोगों को जारी हो जो बिल्कुल जो सामग्री में लगे हैं, जो इसकी सेवा में लगे। सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को पास जारी कर दिए जाते हैं जो एक पुलिस के लिए एक तनाव की स्थिति बन जाती है। वो भी सुबह से शाम तक बैरिकेडिंग में रहते हैं, परेशान रहते हैं। पर थोड़ा सरकार को और सख्ती करनी पड़ेगी इस लॉकडाउन को लेकर प्रदेश में। ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए कमल जी आपका शुक्रिया। वहीं कोरोना वायरस से संबंधित अफवाह फैलाने और प्रशासनिक कार्रवाई करने वालों की जो अब विरोध किया जा रहा है, उनकी अब खैर नहीं। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने में प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करने वाले उन पर अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि क्वारंटाइन किए गए लोग अगर छिपते हैं या कोई उन्हें छिपाता है तो छुपने वाले और छुपाने वाले दोनों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग समय समय पर गाइडलाइन जारी करता है, जिसे मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ाई में जुटे हैं, कुछ लोगों को इनकी तपस्या को बेकार करना नहीं दिया जाएगा। जहां एक और प्रदेश में तमाम सामाजिक संस्थाएं, प्रशासन कोरोना वायरस से लड़ रहा है, उसको समाप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वहीं कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं कि लोग अफवाहों के शिकार हो रहे हैं। एक तो मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन जो खबर दे रहा है उसी पर विश्वास करें। स्वास्थ्य विभाग वायरस से बचने के लिए समय समय पर अपनी एडवाइजरी समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और सोशल साइट्स के माध्यम से समय समय पर प्रसारित कर रहा है। आप केवल उन्हीं पर विश्वास करें। जहां देश दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कोरोना वायरस से त्राही त्राही मचा हुआ है, तो वहीं दिल्ली के निजामुद्दीन प्रकरण में जुबानी जंग अब शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल ने इस जमात प्रकरण में जमकर खरी खोटी सुनाई और जमातियों को गोली मारने की बात तक कह डाली। बातचीत के दौरान दिल्ली निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए एक बड़ा षड्यंत्र से बताया है। साथ ही इन बयानों सहित गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्र के लिए खतरा है। देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी है और कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य दिल्ली के निजामुद्दीन में इतनी बड़ी घटना हो गई। प्रशासन की रोक के बावजूद 2500 से अधिक तबलीगी जमात के लोग वहां पर एकत्रित हुए और भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र इस नाते पहले चलता था, बम विस्फोट, आत्मघाती दस्ता बनाते थे। आज ये कोरोना वैश्विक महामारी को फैलाने के लिए 2500 से अधिक लोग हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में निकल चुके हैं। इनके खिलाफ तो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा को जिससे खतरा हो, ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, एनएसए में निरुद्ध करना चाहिए। और दिल्ली के निजामुद्दीन प्रकरण पर अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। ये विधायक राजकुमार ठुकराल बीजेपी विधायक है रुद्रपुर से और जाहिर तौर पर इन्होंने निशाना साधा है। और हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस से सूरवीर सिंह साजवाड़ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस में। मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से अब निजामुद्दीन में जो जमात हुई थी उसको लेकर
प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, जुबानी जंग तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी विधायक की इस प्रतिक्रिया पर जो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आत्मघाती हमले के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब ये जो जमाती हैं वो पूरे भारतवर्ष में फैल गए हैं, इससे राष्ट्र को खतरा है, इन्हें गोली मार देनी चाहिए। इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि विधायक जी की सरकार है केंद्र में और सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं। उन एजेंसीज को मालूम करना चाहिए कि कौन ये आत्मघाती वाले हैं, ये कौन है, क्या है, जो भी है। अगर वो सचमुच आत्मघाती वाले हैं तो जो विधायक जी कहते हैं वो सही है, और अन्यथा ये सारा अधिकार तो गोली मारने का विधायक जी को दिया जाना चाहिए। तो ये अधिकार गोली मारने का हिंदुस्तान की जो कानून है उसमें किसी को नहीं है। और अगर अधिकार है तो इसको उनकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, वो जिसको चाहे उसको गोली मार दें। और पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ऐसा अधिकार न किसी को दिया गया है न दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र में किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के व्यक्तियों को इंगित करके कोई काम नहीं किया जाना चाहिए, जिसकी भी भूल है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं आपसे कि काश की अगर दिसंबर में जब पता लग गया था हमको कि कोरोना आ गया है चाइना में, तो देश के प्रधानमंत्री जी को देश की जनता के नाम संदेश देना चाहिए था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो विदेश में हैं, जो देश में हैं, जगह जगह हैं, वो अपने घरों को जाना चाहते हैं तो उनको सहूलियत दी जाएगी, वो अपने घरों में पहुंच जाएं। और अगर उस समय ये संदेश दिया गया होता तो आज देश में इस तरह की अफरा तफरी न होती। देश के गरीबों को, देश के मजदूरों को तड़प कर सड़कों के किनारे तड़प रहे हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं बंद है। आज ये स्थिति ना आती देश की। और ये भी क्या पीएम मोदी की तरफ से संदेश देने में देरी हो गई है क्या सूरवीर जी? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जिसकी है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है हम लोगों से भी। पर हम ये कह रहे हैं कि 3 महीने किस चीज का इंतजार किया जाता रहा? क्या ट्रंप जी का जो यहाँ आगमन था, क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता था? क्या देश की जनता की इतनी चिंता नहीं सरकार को थी? 3 महीने बाद याद आई कि कोरोना आ गया और एकदम जैसे नोटबंदी हुई ठीक उसी तरह यहां लॉकडाउन हो गया। और इसके लिए भी 4-5 दिन लोगों को दिए जाने चाहिए थे। और अगर भूल हुई है तो ये एक भूल और ये इसके ऊपर और भूल हो गई कि जो लोग दिल्ली के मस्जिदों में बंद रहे निजामुद्दीन में, उन लोगों को वही रखना चाहिए था, वही भोजन का प्रबंध करते, इनको आने न देते, कहीं न भेजते, तो देश को ये नुकसान न उठाना पड़ता। और आज विधायक जी को ये न कहना पड़ता। जी, आप इस लॉकडाउन को नोटबंदी से इसकी तुलना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दुनिया भर के केसेस देखा जाए तो उस लिहाज से भारत की तैयारियों पर WHO ने भी तारीफ की है कि आपकी तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसी को तय करता है कि अगला कोरोना वायरस का भविष्य क्या होगा, ये भारत ही तय करता है। और कदम बिल्कुल सही दिशा में उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सवाल खड़े करना, लेकिन साथ ही में आपने ये भी कहा कि ये भूल हुई है। किस तरीके की भूल? और ऐसे में ये लोग जो आप कह रहे हैं कि विधायक जी को सारे अधिकार दे देने चाहिए, गोली मारने का अधिकार दे देना चाहिए, तो अधिकार तो लोकतंत्र ने उन्हें भी नहीं दिया, उन जमातियों को भी नहीं दिया जो डॉक्टर्स के साथ अश्लीलता कर रहे हैं, जो अभद्रता कर रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो उनके ऊपर थूक रहे हैं, ऐसा अधिकार तो उन्हें भी नहीं दिया। या कोई हो जो अपराधी है, जमाती हो या कोई भी हो, जो अपराधी है उसको उचित दंड दिया जाना चाहिए। पर विधायक जी ने अगर गोली मारने की बात कही है तो इसका खुलासा तो विधायक जी कर सकते हैं कि उनकी सरकार गोली मारने पर विचार कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो भूले हुई हैं उनमें सुधार करना चाहिए। और देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि इस समय कोरोना से बचने के लिए हमको एक दूसरे से दूरी बढ़ानी चाहिए। और जो इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही है, ये शब्द भी उचित नहीं है। हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करनी चाहिए।
सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। हमको एक दूसरे से दूरी बढ़ानी चाहिए, शारीरिक दूरी बढ़ानी चाहिए। और हम सब लोग ये चाहते हैं कि शारीरिक दूरी बनी रहे। और हम सूरवीर जी, कहीं ना कहीं ये सोशल डिस्टेंसिंग से ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का वर्ड निकला है, लेकिन मैं जाते जाते सिर्फ आपसे चाहूंगा कि एक अपील सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे आप? सामाजिक दूरी वाले शब्द पर देश के जितने विद्वान हैं उनको आपत्ति है। हाँ, शारीरिक दूरी होनी चाहिए। ये जरूर होना चाहिए कि शारीरिक दूरी रहे। जो डॉक्टर, देश के डॉक्टर बोल रहे हैं, देश के जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं, जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जो वो कह रहे हैं उनकी बातों पर सबको अमल करना चाहिए, देश के नागरिकों को। और पहले अपने को, अपने परिवार को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और समाज के बचाने में भी योगदान देना चाहिए। चलिए सूरवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना पक्ष सामने रखा, इसके लिए शुक्रिया। वहीं श्रम परिवर्तन अधिकारी ने गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले अनेक ईंट भट्टों की जांच करवाई है। आपको बता दें कि गदरपुर क्षेत्र के आसपास लगभग 1 दर्जन ईंट भट्टे संचालित होते हैं। वहीं वर्तमान में लॉकडाउन के बावजूद कुछ मजदूर कार्य कर रहे हैं, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई के साथ पूरी तरह सुरक्षित माहौल में काम करते हैं। गौरतलब यह है कि सूचना मिलने पर उधम सिंह के श्रम परिवर्तन अधिकारियों ने इन ईंट भट्टों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने मौके पर देखा है कि ईंट भट्टे पहले से ही बंद हैं और कोई भी मजदूर काम नहीं कर रहा है। मैं 60 टाइम पेपर में आया था कि वहाँ से ईंट भट्टा चालू है और बच्चे भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज जो निरीक्षण किया गया है, इसमें मैंने सभी ईंट भट्टे का पूर्ण तौर से निरीक्षण किया। कोई भी श्रमिक जो है कार्य पर नहीं है। और श्रमिकों के द्वारा भी मैंने पूछा गया कि भाई आपके बच्चे तो कार्य नहीं करते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि कोई बच्चा हमारे कार्य नहीं करते हैं। वो स्कूल जो है यहाँ पर आंगनबाड़ी स्कूल है, वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने सब पूरी जाँच की, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो है पेपर में आया हुआ था, हमारे कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर उधम सिंह नगर द्वारा जो है मुझे एक्शन करने के लिए कहा गया था कि आप इसको देखिए, और इसी तहत मैं यहाँ पर जांच के लिए। कोरोना वायरस को हराने के लिए प्रधानमंत्री ने 21 दिनों तक पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा रखा है। आपको बता दें कि इस महामारी के वक्त सभी काम बंद हैं और ऐसे में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और गरीब तबके के लोगों को तहसील प्रशासन ने चयनित कर उनको राहत सामग्री देने का काम किया जा रहा है। वहीं देखने वाली बात यह है कि गदरपुर क्षेत्र में मजदूरी के लिए बाहर से आए हुए लोगों को राशन सामग्री कैसे उपलब्ध कराई जा रही है। दिन से कोई भी मजदूर क्लास के लोगों को, किसी को भी हम बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। बस जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा उनको राशन किट, जिसमें दाल, चावल, आटा, साग सब्जी, जो आलू और प्याज होता है, उसका किट बना के हमारे पटवारी के द्वारा सर्वे किया गया है। उसमें जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको हम वो सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, पूरा परिवार को, जिसका जीवन यापन करने के लिए कोई भूखमरी से किसी को हानि ना हो करके। और जिसके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड धारक को कोटा जो है राशन सस्ता करने की दुकान होती है, वहां से राशन उपलब्ध कराए। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में सरकार के आदेशों का ठेकेदार पालन नहीं कर रहे। इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जब योग नगरी स्टेशन पर निर्माण कार्य में लगे सैकड़ों भूखे मजदूर ठेकेदार की शिकायत लेकर कोतवाली पहुंच गए। आपको बता दें कि पुलिस ने सबसे पहले मजदूरों को भोजन कराया, फिर ठेकेदारों को जमकर फटकार लगाई। हालांकि पुलिस की सख्ती देख ठेकेदार ने राशन की व्यवस्था कराई, साथ ही पुलिस की मौजूदगी में राशन भी बांटा गया। बताते चलें कि इंस्पेक्टर रितेश शाह ने यह बताया कि इस प्रकार से मजदूरों को अगर दिक्कत आती है तो वो पुलिस में शिकायत करके तत्काल कार्रवाई और मदद उनकी की जाएगी। काशीपुर में टेम्पो से रेता ले जाने का वीडियो बनाने से भड़क उठे खनन माफियाओं ने लाठी डंडों से महिला ग्राम प्रधान के घर पर धावा बोल दिया। वहीं इस दौरान मारपीट में महिला ग्राम प्रधान समेत परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 2 दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब यह है कि ग्राम प्रधान ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।
साथ ही आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत की बेटी ने इस पूरे प्रकरण की वीडियो बना ली है। जो ग्राम प्रधान की बेटी है उन्होंने ये वीडियो बनाई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दबंगों ने कार्यालय में रखे सरकारी दस्तावेज भी नष्ट कर दिए हैं। वहीं पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। मेरी छोटी बहन है, वो जयराम और जयराम का लड़का रोड पे टेम्पो में रेता भर के जा रहे थे। मेरी बहन ने उनका वीडियो बना लिया। फिर उन लोगों ने मेरी बहन को थप्पड़ मार के उससे मोबाइल छीन लिया और गाली गलौज करने लगा। फिर हमारी एक बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे वो गाली दे रहा है। हम गए तो हमने उनसे कहा आपने मारा क्यों, हमसे बताते, वीडियो एडिट करना था हम कर देते। उन्होंने इतने पर गाली गलौज और डंडे बजाने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, सबको बहुत मारा है। और मेरे भाई का एक का दांत टूटा है और एक मेरा भाई की हालत बहुत गंभीर है। इस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये फिरोजपुर जो गांव है वहाँ से मारपीट करने की एक शिकायत हमें प्राप्त हुई है। ग्राम प्रधान महिला है वहाँ की, उनके द्वारा एक शिकायत की है और एक वीडियो भी दिखाया है जिसमें कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। उसके आधार पर जो है हमने यहाँ मुकदमा पंजीकृत किया है, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तथ्यों के आधार पर उसमें आगे की हम लोग। काशीपुर में क्वारंटाइन से 2 कोरोना संदिग्ध मरीज खिड़की तोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि दोनों संदिग्धों को IIM के हॉस्टल में बनाए गए एकांतवास सुविधा केंद्र में क्वारंटाइन किया गया था। हालांकि दोनों संदिग्ध आज पुलिस को चकमा देकर कमरे की खिड़की तोड़कर भाग निकले। बातचीत में ASP राजेश भट्ट ने बताया कि दोनों संदिग्धों के परिजनों से संपर्क किया गया है, साथ ही संदिग्धों को पुनः क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। फिलहाल काशीपुर के 2 क्वारंटाइन सेंटर में 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को रखा गया है। साढ़े 3 बजे मिला था, उसको हम लोगों ने एहतियात क्वारंटाइन किया था। मेडिकली उसको कोई समस्या नहीं थी, डॉक्टर साहब ने चेक किया था। दूसरा जो हल्द्वानी का व्यक्ति है वो रात को हमारे पास स्वयं ही आया था लगभग 1:30 बजे। मॉर्निंग जब हम वहाँ गए हैं, हमारे पास लगभग 8:30 बजे ये सूचना आई कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये 7:30 बजे के बाद दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मौके पर हम लोग गए तो वहाँ की ग्रिल टूटी हुई थी, जो क्वारंटाइन हॉस्टल जो हम लोगों ने बना रखा है उसका। अभी जो बिजनौर वाला है आदमी, उसके घर हमने बातचीत की है। सितारगंज से खबर है, जहां के कुंवरपुर सिसैया में गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी के कारण ले जाए जा रहे राशन से भरे ट्रक को देर रात ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि SDM को सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा, साथ ही ट्रक को कब्जे में लेकर कोर्ट लेकर पहुंच गए। हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय में जहां सरकार लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस विषम परिस्थितियों में भी मुनाफा कमाने और कालाबाजारी करने से बाज नहीं आते। गांव कुंवरपुर सिसैया के राशन कोटे धारक द्वारा अपना जो राशन वाला अनाज है वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को बेचा जा रहा है। गाँव वालों ने एक गाड़ी को पकड़ रखा था। सूचना पर पूर्ति निरीक्षक और मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक गाड़ी थी जिसमें कुछ गेहूं के कट्टे रखे हुए थे और साथ ही सरकारी बारदाना भी रखा हुआ था। गाड़ी को सीज कर लिया गया है, स्टॉक वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और इसी एक्ट में कार्रवाई के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।